अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाफ़िर और सेहत और ज़िंदगी की सीरीज़ 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ आलम अफरीदी। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा। तो सर से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कॉमनली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अस्थमा है क्या, तो इसके ऊपर सर थोड़ा सा हमें बता दें। जी, अस्थमा या जिसे आप दमा कहते हैं, ये सांस की बीमारी है जिसमें सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन या सोजिश बोलते हैं, और उसकी वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग होती है और उसके साथ रेशा बनता है तो और भी तंग हो जाती है और सांस लेने में फिर दुश्वारी होती है। और जब कभी कभार एक्सरबेशन या जिसको एक्यूट अटैक होता है तो उसमें इवन जो उसके पट्टे होते हैं वो भी सुकड़ के हो जाते हैं, उसको ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, जिससे मज़ीद सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक हो गया सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं सर, इसकी अलामात क्या हैं? जी, जैसे मैंने कहा ये सांस की बीमारी है तो इसमें सांस लेने में दुश्वारी, खांसी जो यूजुअली खुश्क होती है, सीने से आवाज़ें आने, सीटियाँ जैसी आवाज़ें आती हैं, इसके अलावा सीने में तनाव या दर्द का एहसास, स्पेशली जब आप सांस लेते हैं, तो ये उसकी मेन अलामत है। ठीक हो गया सर। सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अस्थमा का अटैक जो बेसिकली लोग कॉमनली सुनने में आता है कि इस बंदे को या किसी को भी अस्थमा का अटैक हुआ है, तो वो बेसिकली क्या टर्म है या क्या रीज़न है अस्थमा की? ठीक, अस्थमा में जैसे मैंने कहा एक सोजिश और सांस की नालियाँ ऑलरेडी तंग हो चुकी होती हैं और उसकी वजह से जब कोई चीज़ जिसको एलर्जी या एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ जिससे आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि जो सांस की नालियों में जो पट्टे हैं वो सिकुड़ जाते हैं, स्पाज़म आ जाता है, जिससे सांस की नालियाँ मज़ीद तंग हो जाती हैं और इसको हम बोलते हैं एक्यूट अटैक या एक्सेसरबेशन बोलते हैं, और इससे फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इसको हम एक्यूट अस्थमा अटैक बोलते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अस्थमा क्यों होता है और एग्जैक्ट इसकी क्या वजूहात हैं? जी, एग्जैक्ट मालूमात तो हमें नहीं है कि है, इसमें मल्टी फैक्टर्स हैं, इसमें जेनेटिक्स भी हैं यानी मोरूसी, जिनके पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को हो तो उनको भी ये हो सकता है अस्थमा, स्पेशली यंग बच्चों में जो अस्थमा होता है उसमें ये ज़्यादा एलिमेंट होता है। तो वैसे किसी एज में भी हो सकता है, छोटे से लेकर बूढ़े एज में किसी वक्त भी आपको अस्थमा हो सकता है। दूसरे जो उसमें है एनवायरमेंटल, जो माहौल में चीज़ें हैं जैसे आलूदगी, गर्द गुबार, डस्ट, स्मोकिंग, सिगरेट का धुआं जो है, और किस्म के केमिकल्स हैं, स्प्रे, परफ्यूम, जिन चीज़ों को लोग एलर्जिक होते हैं उनमें से हैं, केमिकल्स हैं खाने पीने में। इसके अलावा जो दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ, उससे भी आपको अस्थमा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में उससे आपको हो सकती है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अस्थमा जो है वो डायग्नोज कैसे होता है? किसी बंदे को कैसे पता चलेगा, किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको अस्थमा हो गया है या हुआ है या पहले से उसको अस्थमा है? जी, जैसे मैंने कहा कि जब अगर आपको खांसी है और वो मुसलसल खांसी आपको हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सीने से आवाज़ें आ रही है, स्पेशली अगर ये रात को आपको ये सिम्टम्स या सुबह उठते हुए आपको ये हो रहे हैं, ठीक है, आपको पहले से कोई और एलर्जीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, नाक के जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, स्नीजिंग होती है, छींकें वगैरह आना, नाक का बंद होना, या आपको और कोई खारिश या टिकेरिया, इस किस्म की अगर आपको हैं तो आपको चांसेस है कि अस्थमा होने के होते हैं। तो अगर आपको अलामात हैं तो फिर आप आ जाके चेक करवाएं डॉक्टर साहब, और वो चेक करके फिर आपको बता सकते हैं कि आपको अस्थमा है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक हमारे पास इसका क्या क्योर अवेलेबल है अस्थमा का? जी, अस्थमा का एज सच क्योर जिससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो एज सच नहीं है, पर हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं जिससे आप नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मेन जो ट्रीटमेंट हमारा वो, जैसे मैंने कहा, सोजिश है, तो हमारी कोशिश एक तो ये है कि जो ट्रिगर्स हैं, जिन चीज़ों से आपको ये ट्रिगर होता है या जिससे ये सोजिश होती है, मोस्टली एनवायरनमेंट है, उससे बचने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो मास्क वगैरह पहने, कोशिश करें कि डस्ट एरिया में ना जाएं जहाँ पर सफाई हो रही है। पोलन्स हैं जैसे सीजनल एलर्जी अस्थमा में होता है, ठीक है, तो इनसे बचने की कोशिश करें। और ये चीज़ें, ये एहतियात आप लोग वो करें, ठीक है, स्मोकिंग खुद ना करें या जिस कमरे या उसमें होती है स्मोकिंग वहाँ उसको अवॉइड करें, उससे निकलने की कोशिश करें। तो ये तो एक तो है कि ट्रिगर को अवॉइड करना कि वो सोजिश हो ही ना। दूसरा ये है कि मेडिसिन फिर हम इस्तेमाल करते हैं वो सोजिश को कम करने के लिए, और वो मोस्टली इन्हेलर्स और दवाई की शक्ल में होते हैं। इन्हेलर, नेबुलाइज़र, पाउडर, मुख्तलिफ फॉर्म है, लेकिन इन सब का मकसद
आपके लंग्स के फेफड़ों में जो सांस की नालियाँ हैं वहाँ पर सोजिश को कम करने के लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है, और ये इस्तेमाल उसका होता है। तो वो अपने रेगुलर से ले लें ताकि आपकी जो सांस की नालियों में जो सोजिश है वो कम से कम हो। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, हमारे पास एक और क्वेश्चन ये है कि अस्थमा अगर एक इंसान को है, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर किसी इंसान को अस्थमा है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है या नहीं, या उसको क्या प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी प्लीज़ बता दें। जी हाँ, जैसे मैंने कहा अस्थमा डिपेंडिंग ऑन के अस्थमा में सिवेरिटीज़ और बहुत टाइप्स वो सिवेरिटीज़ हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर उसमें माइल्ड जैसे हम इंटरमिटेंट अस्थमा बोलते हैं यूजुअली सीज़न में और उसमें होते हैं, तो ये तो यूजुअली माइल्ड सिम्टम होते हैं और एक नॉर्मल लाइफ वो गुजार सकते हैं बिल्कुल। इस तरह जो बाकी जो परसिस्टेंट जिसमें मुसलसल वो सोजिश रहती है और थोड़े बहुत अलामत है, उसमें भी फिर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर वो हैं। तो माइल्ड से मॉडरेट भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं प्रोवाइडिंग कि वो जो उनको हिदायत दी जाती हैं उनको उसके मुताबिक उसके साथ इनहेल करें, अपने मेडिसिन रेगुलर से लें, इनहेलर्स रेगुलर लें। इवन आपको अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं उसके वर्सनिंग को। यहाँ पर लोग अक्सर मेडिसिन तब लेते हैं या इनहेलर जब उनको उस वक्त तकलीफ या वो अटैक हो जाए, ज़्यादा हो चुका होता है, और उस वक्त यूजुअली ज़्यादा मौसर भी नहीं होते, स्पेशली जो स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ये रेगुलर लें तो उसके साथ आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, सीवियर फॉर्म्स में आपको और ट्रीटमेंट और थोड़ा उसकी तकलीफ होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सस्पेक्ट करूँ या कोई भी इंसान सस्पेक्ट करे कि उसको अस्थमा है, तो उसके लिए वो क्या एहतियाती तदाबीर यूज़ करे या क्या उसकी जो है वो मेजरमेंट करे। जी, पहली बात ये है कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको अस्थमा है और जैसे अलामात मैंने कहा अगर वो हैं तो आपको पहले तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ वो मुकम्मल चेकअप करेंगे जिसमें आप के सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन पे सीने पे हमें अगर आवाज़ें आती हैं जैसे वीजेस मैंने कहा, खास करके सीटी की सी आवाज़ आती है वो है, और अगर हम देख रहे हैं कि सांस की तकलीफ उसके साथ है, स्पेशली नाइट सिम्टम्स हैं, मॉर्निंग में रात को आपको खांसी होती है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके अलावा फिर उसका प्रॉपर स्कोरिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा जो डायग्नोसिस में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट एक्सरे एज अ कॉमन हम करते हैं ताकि इन्फेक्शन या और चीज़ों को रूल आउट करें। स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है, अगर शक हो कि क्लियर ना हो कि अस्थमा है कि नहीं, तो वो एक है जिसमें आप फूंकते हैं और जैसे हम देखते हैं कि आपके लंग्स में वो तंगी है या नहीं है, उससे हमें पता चलता है। तो एक स्पायरोमेट्री इज़ अनदर टेस्ट वी डू टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, ठीक है। तो ये वो करेंगे। इसके अलावा जनरली जैसे मैंने कहा, जो आपको अगर पता है किस चीज़ से ट्रिगर होता है, जो एलर्जेंस हैं, इवन कोल्ड से, सर्दी से भी हो सकता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज से भी होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर आपको एक्सरसाइज के साथ हो रहा है तो कोशिश करें कि पहले से आप इनहेलर या मेडिसिन जो आपको डॉक्टर बताए वो यूज़ करें। इसके अलावा डस्ट वगैरह से करें। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर मेडिसिन लें, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द लास्ट थिंग इज़ के वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, उन लोगों को जिनको ज़ुकाम या कोल्ड वायरसेस के इन्फेक्शन होते हैं उनको भी जल्दी ट्रिगर हो सकता है अस्थमा। तो फ्लू का वैक्सीन हर साल सर्दी के मौसम में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक उनको फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ आलम अफरीदी, जिन्होंने अस्थमा के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात की। उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सेहत और ज़िंदगी की एपिसोड के साथ इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।